नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस आईटीआई सेकेंड ईयर के क्विज के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे। आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है वीडियो को और उसके जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी है। आप अपने नोटबुक में आंसर लिख सकते हो या फिर कमेंट में भी आंसर लिख सकते हो और आपको बाद में चेक करना, बाद में तो मैं आंसर दूंगा तो आपको क्या करना है, आपने दिए हुए जो आंसर है और बाद में मैं जो क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको क्रॉस चेक करना है। तो आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो जिससे कि आपको अपने नॉलेज का आइडिया आ जाएगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कंफर्ट एसी। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम होती है और इसमें मिनिमम जो फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग रूम में सेम एयर को हम रिसर्कुलेट करते हैं। ओके, मतलब जो हवा आती है रिटर्न आती है वही ठंडी होती है, वापस उसी को एयर कंडीशनिंग कॉइल में भेजा जाता है और वो रिसर्कुलेट होती रहती है। लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यूस करेंगे तो सफोकेशन हो सकता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ सकता है, बाकी इंप्योरिटीज बढ़ सकती है। तो उसको कम करने के लिए हम कुछ क्वांटिटी में फ्रेश एयर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फ्रेश एयर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और वो क्वांटिटी CFM मतलब क्यूबिक फुट पर मिनट में मेजर की जाती है। तो 3 टू 4.5, 4 टू 5.5, 5 टू 7.5 और 2 टू 3.5 ये ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है 5 टू 7.5 CFM। तो मिनिमम जो है इतनी फ्रेश एयर क्वांटिटी होनी चाहिए। अभी ये ना, ये जो इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये ऑफिस के लिए होता है ज़्यादा करके। ऑफिस से रिलेटेड जो भी एयर कंडीशनिंग रूम है उसके लिए जो मिनिमम फ्रेश एयर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 5 टू 7.5 CFM। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ एयर डेंसिटी इज मेंशन इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? पाउंड पर क्यूबिक फुट। ओके, अगर ब्रिटिश सिस्टम इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो पाउंड पर क्यूबिक फुट में, या फिर अगर मैट्रिक सिस्टम इसको एक्सप्रेस करना है तो केजी पर मीटर क्यूब में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। लेकिन साइक्रोमेट्रिक चार्ट में डेंसिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे वर्डिंग में थोड़ा सा और इन्होंने डिटेल में दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो आप अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखोगे तो वहां पे आपको कुछ लाइंस नजर आएंगी, तिरछी लाइन। वेटेबल टेम्परेचर जैसी तिरछी लाइन होती है वैसी और एक इंक्लाइन लाइन होती है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। और उसका जो यूनिट होता है दैट इज क्यूबिक फुट पर पाउंड। ओके, तो ये उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा? रिवर्स। तो यहाँ पे डेंसिटी मेजर की जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब पाउंड पर क्यूबिक फुट में होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है क्यूबिक फुट पर पाउंड में मेजर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा, डेंसिटी का रेसिप्रोकल इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है, तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में? स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मास। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्रेस इन स्केल मार्क अलोंग एक्स। तो यहाँ पे साइक्रोमेट्रिक चार्ट है और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो है इस स्केल का नाम क्या है। तो इस स्केल का नाम, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए। एंट्रोपी, एंट्रोपी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में होता ही नहीं है। एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी स्केल ही है। लैटेंट हीट डायरेक्टली नहीं मिलती, सेंसिबिलिटी भी डायरेक्टली नहीं मिलती। तो स्केल जो है यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन आपको डायरेक्टली साइक्रोमेट्रिक चार्ट में मिलेंगे नहीं, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपको एंथैल्पी यहाँ पे डायरेक्टली मिलती है और ये जो एक्स है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी स्केल, एक स्टेप की जैसा होती है। और फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्ट सिस्टम। डक्टिंग में जो हवा जाती है तो हवा का जो प्रेशर है, वेलोसिटी प्रेशर, उसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका ऑप्शन है पीटो ट्यूब। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी दिए हैं। मैनोमीटर पहले जमाने में यूज होता था, कांच का हुआ करता था, लेकिन अभी यूज नहीं होता। तो आज की तारीख में क्या होता है? पीटो ट्यूब ये जो है ये सही ऑप्शन है। बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर चेक करने के लिए होता है। बॉडी ट्यूब जो होती है वो गेज के अंदर होती है, हमारा जो प्रेशर गेज होता है उसके अंदर ट्यूब होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है पीटो ट्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा की जो नमी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर चेक करने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर जो होता है दैट इज यूज टू चेक द वेलोसिटी, जो प्रेशर होता है या स्टैटिक प्रेशर उसको चेक करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर दैट इज यूज टू चेक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। ओके, और स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए वगैरह हाइड्रोमीटर यूज होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? हाइग्रो और हाइड्रो में हम लोग को सेम एक जैसा लगता है। तो इसको आप एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसको आप ध्यान रखो। हाइग्रो वाला जो है, जी वाला जो स्पेलिंग है वो याद रखना है आपको। और एक हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए होता है, लेकिन हाइग्रोमीटर है दैट इज यूज टू चेक द ह्यूमिडिटी। तो मोस्ट ऑफ गलती हो जाती है इन दो ऑप्शंस में, तो हाइग्रोमीटर को याद रखो। विच साइक्लोमेट्रिक प्रोसेस टेक प्लेस इफ एयर इज पास थ्रू द हाइग्रोस्कोपिक केमिकल। हाइग्रोस्कोपिक केमिकल क्या होता है? जैसे कि कहीं कहीं पे हम कुछ केमिकल यूज करके ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। तो इसके लिए आपको साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस जो है
उसको डिटेल में स्टडी करना होगा। आप साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस आईटीआई को तो है और साथ में इंजीनियरिंग को भी है। आप अगर चाहते हो कि मैं सारे प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट करो नीचे, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना दूंगा, लेकिन जस्ट मैं इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब भी हवा जो है, एयर जो है, दैट इज पासेस थ्रू द सिलिका जेल और कोई भी हाइग्रोस्कोपिक केमिकल सिलिका जेल जैसा होता है, तो उसमें ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है डिविडिफिकेशन की, या फिर इसको शो किया जाता है। तो इसको अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे ये जो ड्राइबल टेम्परेचर होता है, ये जो है ड्राइबल टेम्परेचर स्केल है, तो ये जो ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही में ह्यूमिडिटी की लाइंस यहाँ पे होती है। ओके, तो जब भी एयर हाइग्रोस्कोपिक केमिकल के ऊपर से पास होता है तो प्रोसेस ऐसी होती है। इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी 100% है। ओके, यहाँ पे 100% है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी जैसे जैसे नीचे जाओगे ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। तो जब भी केमिकल के ऊपर से हवा पास होती है तो केमिकल हवा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अगर 100% ह्यूमिडिटी है तो ये ह्यूमिडिटी ऐसी प्रोसेस है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। लेकिन साथ ही में आप देख सकते हो जो ड्राइबल टेम्परेचर है, डीबी जिसको हम कहते हैं, वो इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है और उसके दौरान जो है हीट जनरेट होती है, और इसके लिए इस प्रोसेस में ह्यूमिडिटी कम होती है लेकिन हीटिंग भी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सेंसिबिलिटी, खाली सेंसिबिलिटी तो नहीं होगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ए भी नहीं होगा, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ये जो सही ऑप्शन है दैट इज हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो रही है और हीटिंग भी हो रही है। लाइटली हवा जो है थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ओके, हीटिंग एंड क्लीनिंग एयर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लीनिंग का कोई सवाल नहीं, क्लीनिंग तो फिल्ट्रेशन में हो जाता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस को जब भी हम हाइग्रोस्कोपिक केमिकल के थ्रू पास करते हैं तो ऑप्शन क्या है? हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन वहाँ पे होता है। 7th क्वेश्चन है विच प्रोसेस इंक्रीजेज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट अ कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। तो इनका कहना है कि ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्केल यहाँ पे होती है, वो स्केल जो है वो खाली इंक्रीज हो रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, लेकिन ड्राइबल टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट। मतलब ये डीबी लाइन है समझो, तो ये डीबी लाइन ना यहाँ पे हो रही ना वहाँ पे हो रही है। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के केस में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, ड्राइबल टेम्परेचर शायद कांस्टेंट हो भी सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे। सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग मतलब क्या होता है? ड्राइबल टेम्परेचर को घटाना। ओके, तो सेंसिबल कूलिंग जब होता है तो ड्राइबल टेम्परेचर की स्केल यहाँ पे आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। ओके, तो सेंसिबल कूलिंग में ए टेम्परेचर ड्राइबल कम हो जाएगा। आगे दिया सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग में कांस्टेंट नहीं होगा, ये लाइन हट के यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीटिंग, ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। डिह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा? ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कम कम होती जाएगी। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्केल ऊपर चली जाती है जैसे मॉइस्चर बढ़ते जाएगा, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्केल नीचे चली जाएगी। ओके, तो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के केस में क्या होगा? ह्यूमिडिफिकेशन में मॉइस्चर इंक्रीज होगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया इंक्रीजेज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है और ड्राइबल टेम्परेचर जो है उसको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। तो सही ऑप्शन है ए, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। पांचवा सवाल है विच प्रोसेस डिक्रीजेस द ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ह्यूमिडिटी जो लाइन है दैट इज कांस्टेंट। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हवा का जो मॉइस्चर कंटेंट है कांस्टेंट हो रहा है, और उसमें उन्होंने बताया कि कौन सी प्रोसेस है, विच प्रोसेस डिक्रीजेस द ड्राइबल टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर वहाँ पे कम हो रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर के केस में ए जो लाइन है ऊपर चली जाएगी। ओके, ए जो लाइन है, क्योंकि ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्केल यहाँ पे ना ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर वगैरह हम कहते हैं इसको, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो वर्डिंग है कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये मैच नहीं हो रहा है, तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर नहीं होगा। सेंसिबल ऑफ कूलिंग ऑफ एयर, सेंसिबल कूलिंग में ऐसा होता है, दो प्रकार की कूलिंग होती है, एक सेंसिबल कूलिंग होता है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन होता है। तो नॉर्मली जो सेंसिबल कूलिंग होती है उसमें सिर्फ हवा को ठंडा किया जाता है, हवा के अंदर के ह्यूमिडिटी को बाहर निकाला नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब भी हम एयर को कूल करते हैं तो इनिशियली एयर कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि सिर्फ हवा ठंडी होती है। ओके, और जब भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अचीव हो जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद में ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इनिशियली क्या होती है? हवा सिर्फ ठंडा होती है, और हवा जब ठंडी होती है तो हवा में से मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता है। इसके लिए एसी ऑन करते हो तो इमीडिएटली आपको ड्रेन नजर नहीं आएगा, क्योंकि हवा का टेम्परेचर अभी तक इतना कम नहीं हुआ कि हवा की मॉइस्चर बाहर निकल के जाए। तो उस केस में क्या हो जाता है? सिर्फ ड्राइबल टेम्परेचर है वो घटते जाता है, मतलब हवा का टेम्परेचर ज़्यादा अगर है तो वो कम होते जाएगा। मान लो कि हवा का टेम्परेचर बाहर का
90 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हवा का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मान लो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है मान लो, तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की हवा जब तक 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कूल नहीं होगी तब तक ह्यूमिडिफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम नहीं होगी। ओके तो तब तक जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सेंसिबल कूलिंग, मतलब हवा सिर्फ वहाँ पे ठंडी होती जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर। सेंसिबल कूलिंग में सिर्फ हवा ठंडी होती है, डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता, तो मॉइस्चर कंटेंट जो हवा का वो कांस्टेंट रहता है। आगे सवाल है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। ओके कॉमनली दो फैन हम लोग यूज करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक एक्सियल फैन। अगर एक्सियल फैन की बात करें तो एक्सियल फैन कुछ ऐसे होता है। एक्सियल फैन नॉर्मली जो घर में सीलिंग फैन होता है दैट में भी कॉल्ड एज एक्सियल फैन, या एग्जॉस्ट फैन जो होता है उसको हम एक्सियल फैन कह सकते हैं। तो एक्सियल फैन में हवा का जो फ्लो होता है दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस। ओके इसके लिए उसको एक्सियल फैन कहते हैं। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर की यहाँ पे बात हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फैन की बात हो रही है, तो सब मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल फैन है हमारा, ऐसे, तो इसमें हवा ऐसे आती है, एक्सिस के थ्रू आती है, ऐसे आएगी, और जो डिस्चार्ज होती है ऐसे रेडियली होती है। तो अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर हो गया। ओके हवा आई ऐसे और हवा पास हुई ऐसे, तो ए जो है परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर डिलीवर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर? तो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के केस में परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट। 10th क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फॉर ए टेम्परेचर रेंज इन सिलेक्टिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। ओके तो जब भी ना इसका मतलब क्या होता है? देखो एयर कंडीशनिंग करनी है, रेफ्रिजरेशन करना है, तो टेम्परेचर रेंज डिफरेंट होता है। अगर एयर कंडीशनिंग करनी है तो कॉइल का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, या 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेशन कर रहे हो, आप कोल्ड स्टोरेज प्लांट अगर वहाँ पे इंस्टॉल करा रहे हो, तो वहाँ पे शायद टेम्परेचर आपका -5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ओके तो उसमें आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो है ना वो टेम्परेचर में काम करते के देखना पड़ेगा। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल ये कोई बात ही नहीं बनती, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी या आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी को देखना नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी कुछ मतलब नहीं है। विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी मतलब तेल का गाढ़ापन, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाता है तेल गाढ़ा बन जाता है। ओके आपने देखा होगा विंटर के सीजन में, सर्दियों के मौसम में हम जो तेल यूज करते हैं वो गाढ़ा हो जाता है, वो फ्लो नहीं होता। तो अगर हमारा कोल्ड स्टोरेज प्लांट है और जो -20 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट कर रहा है और उसमें हम लोग कोई तेल यूज कर रहे हैं और वो तेल अगर -20 को फ्रीज हो जा रहा है तो लुब्रिकेशन नहीं करेगा, और लुब्रिकेशन नहीं करेगा तो कंप्रेसर के पार्ट वहाँ पे खराब हो जाएंगे। या फिर अगर वो तेल फ्रीजर में जाके जम गया और या इवापोरेटर कॉइल में अगर जम गया और वो वापस नहीं आ सका, कंप्रेसर को वापस नहीं आएगा, तो कंप्रेसर में ऑयल की कमी हो जाएगी और कंप्रेसर वहाँ पे डैमेज हो जाएगा। ओके तो इसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है उसको ध्यान में रख के जब भी आप ऑयल को सिलेक्ट करोगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आपको देखनी है? विस्कोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।